मैं अब आपके बीच में हमारे युवा जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी महासभा के प्रवक्ता मानवर रतौनिया जी आए और कुछ ही समय में अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारे पास वक्ता काफी हैं और समय की कमी है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। मानवर रतौनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, विशेषकर क्योंकि हम उस आंदोलन के साथी हैं, उस आंदोलन के अग्रणी हैं जो वैचारिक आंदोलन इस देश में महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया था, इसलिए विशेष नमन हम महात्मा बुद्ध को करते हैं, विशेष नमन बाबा साहब को करते हैं। और जिस तरीके से आज़ादी के बाद इस देश में बाबा साहब के दर्शन को बुलाने का काम किया गया, फिर इस देश के अंदर एक महामानव पैदा हुआ और जिसने इस देश में बाबा साहब के दर्शन के साहित्य की पुनर्स्थापना की, ऐसे हम मानवर काशीराम साहब को नमन करते हैं और मध्य प्रदेश के काशीराम सुखलाल कुशवाहा को हम नमन करते हैं इस मंच से। इसी के साथ मंच पर आसीन हमारे आज के अतिथिगण, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय हरिश्चंद्र पिपरिया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम मैं कहता हूं। दोस्तों, क्योंकि आज पेरियार रामास्वामी नायकर साहब का विषय है, आज भगत सिंह जयंती के बारे में परिचर्चा होनी है, आज पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर चर्चा होनी है। इसी के साथ जो देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा है, उस मुद्दे पर आज चर्चा होनी है। एक बात इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो साथी हैं, हम जो लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी क्रांति से, जिनके संघर्ष से जातिगत जनगणना का मुद्दा इस देश के अंदर बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही कारण है कि आज बिहार की राजनीतिक पार्टियों को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मत होना पड़ा, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये मुद्दा ग्वालियर के ओबीसी महासभा हमारे मामा श्री बैठे हुए हैं, उनका बहुत संघर्ष है, लखपत सिंह किरार जी और धर्मेंद्र जी, विजय जी, हम बहुत साथ में इस मुद्दे को लेकर चलते हैं। और जब पूरे देश में इस मुद्दे की बात नहीं होती थी, जब हमने ग्वालियर से इस मुद्दे को उठाना चालू किया था, आज पूरे देश का मुद्दा है। ये आप लोगों के संघर्ष का, आप लोगों के साथ का नतीजा है। महात्मा फुले साहब का यहाँ चित्र लगा हुआ है, और महात्मा फुले आज जो भी कुछ है वो सावित्रीबाई फुले की वजह से है। सावित्रीबाई फुले का एक स्टेटमेंट है कि लोग मुझ पर कीचड़ और पत्थर फेंकते गए और मैं इस देश की बच्चियों को पढ़ाते हुए चली गई। असल में यहाँ नाम लिखा है ना भगत सिंह, 2 दिन बाद इनकी जयंती है। आप कल्पना कीजिए कि 23 साल का जो युवा जिसको फांसी होती है इतनी कम उम्र में, उसके ऊपर आज एक लेख छपा है नई दुनिया में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कितनी किताबें पढ़ता है और किन किन विचारकों को पढ़ता है। दुनिया के हर एक उस विचारक को पढ़ता है जिसने इस दुनिया में क्रांति की है, जिसमें मार्क्स और लेनिन प्रमुख हैं। मरते दम तक वो लेनिन को पढ़ते हैं। लेनिन की क्रांति आपने सुनी होगी, रूस में पूरा समाजवाद को स्थापित किया उन्होंने। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षा क्रांति थी उसको भगत सिंह ने अपनाया और उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति देश के अंदर कर दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की सरकार आज तक उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं दे पाई।
ये प्रमुख मांग इस मंच से हमारी होना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह को ऑफिशियल तौर पर इस देश की संसद में प्रस्ताव पारित करके इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। एक नाम और है पेरियर रामास्वामी जी का। असल में हम जिस वैचारिकता के आंदोलन की विरासत के लोग हैं, चाहे वो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा चलाई गई हो, चित्र लगे हुए हैं बाबा साहब महात्मा फुले इनके द्वारा आगे बढ़ाई गई हो। असल में इस देश के अंदर दो पैरेलल सिस्टम चले हैं। एक सिस्टम चला था बंगाल से जो धार्मिक सुधार चाहता था, और एक सिस्टम चला था महाराष्ट्र से जो सामाजिक सुधार को सर्वोच्च मानता था और देश की तरक्की सामाजिक सुधार के तरफ से देखता था। और उसके प्रमुख अंग पेरियर रामास्वामी हैं, जिन्होंने धार्मिक पाखंड को एक तरफ रखकर देश में सामाजिक क्रांति की वो पराकाष्ठा स्थापित की, जिसके कारण आज हम उस पाखंड के खिलाफ यहां से बोल पा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस वो तो सब लोग जानते हैं, उस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं किस तरीके से बाबा साहब को मजबूर किया गया, जिस तरीके से बाबा ने दलित और पिछड़ों के अधिकारों के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उसको कैसे दबाया गया, वो हम हर साल मनाते हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय है जातिगत जनगणना का, वो हमें समझना होगा कि इस देश की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। असल में 2014 में, कम समय में बस 2-3 मिनट और बोलूंगा, फिर उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ टेक्निकल पॉइंटों पे बात करना जरूरी है, जिस पे हमें समझना होगा कि हर मंच से जहां जहां हम बोलें, उस मांग को हम, उस बात को प्रमुखता से वहां रखें। असल में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उससे पहले 2013 में एक फिक्की का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं और उस फिक्की के अधिवेशन में बोलते हैं कि अगर 2014 में हमारी सरकार बनती है तो हम वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के उन प्रावधानों को भारत में लागू करने का काम करेंगे जो निजीकरण के लिए जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विरोध में उस विश्व बैंक का विरोध करना चाहिए जो भारत की सामाजिक और आर्थिक दुर्गति के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन हम कहीं से भी उस विश्व बैंक का विरोध नहीं करते हैं। आप देखिएगा, हमारे लोग, हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। इस पूरी लड़ाई का जब आप सिस्टम देखेंगे, इस देश की जो मनुवादी सरकार है वो चाहती है कि हम आपस में लड़ें, लेकिन मैं हमेशा अपने वक्तव्य में जहां जहां बोलता हूं वहां उस बात को रखता हूं कि संविधान में जब हमको परिभाषित किया गया तो पहला ही शब्द हम है। मैं अभी कटनी में भी बोल रहा था, कटनी में भी मैंने उस बात को प्रमुखता से बोला कि हम जो बाबा साहब ने परिभाषित किया, उस हम में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के साथ साथ सवर्ण भी हैं। और महात्मा फुले का एक स्टेटमेंट है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारे साथ हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवर्णों को स्वीकार कीजिए, मनुवादियों को स्वीकार कीजिए, लेकिन इस लड़ाई से बचते हुए जो इस देश के मुख्य मुद्दे हैं, जैसे जिस तरीके से सरकार ने लिटरल एंट्री के जरिए सैकड़ों आईएएस बनाने का काम किया और दलित पिछड़ों को उससे वंचित करने का काम किया, और हम आरक्षण को बचाने की लड़ाई में लगे रहे, जबकि निजीकरण के माध्यम से देश में पूर्ण रूप से आरक्षण खत्म करने का प्रावधान कर दिया गया। अभी परसों उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के नतीजे आए हैं, जिसमें 2 सीट थी ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक रूप से जो आरक्षण है। 15 सीटों में से 2 सीट थी, जिसमें 6 सीट मतलब 40% अघोषित उन्हें आरक्षण दे दिया गया, और हमारे लोग फेसबुक पर उसका विरोध करते रहे। जरूरी है विरोध करना, लेकिन अहम लड़ाई जो है इस देश में सिस्टम को बदलने की है। इस देश का जो हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, असल में इस देश की जो मनुवादी सरकार है ना, वो इस देश के संविधान के
संविधान का बहुत अच्छे तरीके से पालन करती हैं, जितने अच्छे तरीके से हमारे लोग नहीं कर पाते, और हम यहाँ संघर्ष की बातें करते रह जाते हैं। वही कारण है कि इस देश में सबसे ज्यादा शोषण के शिकार हम संविधान को बचाने की लड़ाई के बावजूद भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले दलितों को मारा गया, पिछड़ों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, आदिवासियों के जंगल छीने गए, आप सोचिए जंगल तक निजीकरण कर दिए गए। हम बात कर रहे हैं इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की। असल में हम संविधान को भी जब बचा पाएंगे जब इस देश का सिस्टम को हम बदलने का काम करेंगे। इस देश की मनुवादी सरकार को जो विश्व बैंक के एजेंडा यहाँ चला रही है उसको बदलने का हम यहाँ काम करेंगे। और इस देश में जातिगत जनगणना की मांग उतनी ही जरूरी है जितना इस देश में संविधान बचाने की बात है। असल में जातिगत जनगणना की मांग, अगर हम जातिगत जनगणना करा लेते हैं तो इस देश के संसाधनों पर एक आंकड़ा है, अभी मैं पढ़ रहा था, कल एक आंकड़ा पढ़ रहा था मैं, नीचे से जो 50% लोग हैं, नीचे से जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 1% संपत्ति इस देश की है। मतलब 100 से आप चालू कीजिए और 51 पे आइए। उन लोगों में कौन है? आप और हम और हमारे वर्ग के लोग, उन पे 1% की बात है। वो जो 1% संपत्ति उन 50 नीचे से 50% के पास है और 1% लोगों के पास जो 73% संपत्ति है उसे आज लेने की बात है, तो वो हम जातिगत जनगणना से पूरी कर पाएंगे। और जहां तक संविधान को बचाने की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं, और वो 2 लाइनें हमेशा अपने वक्तव्य में बोलता हूं कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं मैं, भारत का संविधान हूं। इनके बाप भी संविधान को नहीं बदल पाएंगे। आप समझिए 1925 में आरएसएस बनती है और आज 2022 चल रही है। 3 साल बाद उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। सत्ता में आने के लिए इतना समय लगा, वो भी इसी संविधान के माध्यम से सत्ता में आए, लेकिन संविधान बदल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ा नतीजा यही है उसका कि हम संघर्ष जोड़ों पर कर रहे हैं। हमने इस देश की जोड़ों को संसद और विधानसभा का वो दर्जा दे दिया, वहां संघर्ष कर रहे हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के आरक्षण को बचाने के लिए सिर्फ आरक्षण के नाम पर ही हमें नहीं लड़ना है, संविधान बचाने के नाम पर ही नहीं लड़ना है, हमें उन चीजों पर लड़ना है जो इस देश में आपत्तिजनक तौर पर की जा रही है। 10% आरक्षण उन्होंने ईडब्ल्यूएस के माध्यमों से सवर्णों को देने का काम किया। टोटल आरक्षण की सीमा अगर हम देखें तो 60% होती है, और उस 10% में 90% से ज्यादा सवर्ण उसमें आते हैं, यानी कि 10% लोग बचते हैं। वो 40% संसाधन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के पूंजीपतियों को देने का काम किया। आज हमें उसका विरोध करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब हम अपने मकसद में कायम हो पाएंगे। हम उस टेक्निकल पॉइंट का अगर हम विरोध कर लेंगे, इस देश की सड़कों से, शहर की सड़कों से विरोध कर लेंगे, तो हम जो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने की, संविधान को बचाने की, हम वो सब करवा लेंगे। असल में वो जो टेक्निकल पॉइंट से हमको मार रहे हैं हम उन पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जब हम शब्द की रचना कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से उस हम की रचना में तुम का तात्पर्य लगाए हुए थे। किसका? तुम का। वो एक बात मेरे हिसाब से, आप अगर सहमत हो तो उस पर राजी जरूर होइएगा, मेरे हिसाब से वो ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब इस देश की सड़कों पे, इस देश में, इस देश की संसद में, इन राज्यों की विधानसभाओं में, विधायिकाओं में जब महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की आबरू को उतारा जाए, उनको बर्बाद करने के काम किए जाएं, संविधान बदलने की बात की जाए, तुम्हारे अधिकार छीनने के काम किए जाएं, तुम्हारे जंगल बेचे जाएं, जल जंगल जमीन की लड़ाई हम इस देश के अंदर लड़ रहे हैं, तुम्हारे संसाधन 1% लोगों के पास जो चले गए हैं वो चुनिंदा लोगों को देने का काम किए जाए, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, वो हम जो है उसका तात्पर्य तुमसे लगाना। बाबा साहब क्या कह रहे थे मेरे हिसाब से, क्या उस हम का तात्पर्य तुमसे लगाना, और तुम भारत के लोग, कौन? तुम भारत के लोग जो संघर्ष इस देश में कर रहे हो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, देश बनाने के लिए, उस कौन? तुम भारत के लोग। इन मनुवादी लोगों को इस देश से उखाड़ फेंकना, और जो संविधान विरोधी लोग हैं उन्हें इस देश से उखाड़ फेंकना। कौन? तुम भारत के लोग।
और ये तुम का तात्पर्य भी हम जब ही साबित कर पाएंगे जब हम उस जो मैंने 2 लाइन बोली थी कि मैं हर समस्या का समाधान हूँ, भारत का संविधान हूँ, उस पर हम काम करेंगे, उस हम की परिभाषा पर काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक नारे के साथ मैं यहाँ से विदाई लूंगा। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, मनुवाद भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो। जय 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 भीम, जय ज्योति जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद रतौनिया जी।